नमस्कार प्यारे बच्चों। आज की इस क्लास में मैं डॉक्टर बीरेंद्र प्रताप चौरसिया आप सभी का स्वागत करता हूं। आज की इस क्लास में हम लोग रमेश चंद्र दत्त के आर्थिक विचारों का अध्ययन करेंगे। उनके आर्थिक विचार पढ़ने से पहले हम लोग थोड़ा सा उनका जीवन परिचय देख लेते हैं। जो रमेश चंद्र दत्त का जन्म 1848 ईस्वी में कलकत्ता के एक कुलीन ब्राह्मण परिवार में हुआ था। रमेश चंद्र दत्त बचपन से ही पढ़ाई और लिखाई में बहुत तेज थे, यानी पढ़ने में बहुत तेज थे। वो अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद 1869 में 1869 में भारतीय सिविल सर्विसेज में चयनित हुए। भारतीय सिविल सर्विसेज जो आज के समय में आईएएस होता है, यही आईएएस उस समय भारतीय सिविल सर्विसेज के नाम से होता था। भारतीय लोक सेवा आयोग इंडियन सिविल सर्विसेज हो गया है, उसमें चयनित हुई है और उन्होंने नौकरी की 1857 में 1897 में वह कमिश्नर पद से रिटायर हुए। रिटायर होने के बाद 1899 में वह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जिसने आज़ादी की लड़ाई लड़ी, उसके अध्यक्ष बने। 1900 में आरसी दत्त इंग्लैंड चले गए। इंग्लैंड यानी ब्रिटेन, वही अंग्रेज जो हमारे ऊपर राज करते थे, उनके देश चले गए। वहाँ पर वह लंदन विश्वविद्यालय में भारतीय इतिहास के प्रोफेसर हुए। इस पद पर रहते हुए उन्होंने, यानी प्रोफेसर के पद पर रहते हुए, अनेक किताबों की रचना की, यानी अनेक किताबें लिखी। उनकी पहली पुस्तक या सबसे प्रसिद्ध पुस्तक जो थी वो थी भारत का आर्थिक इतिहास। भारत का आर्थिक इतिहास उनकी 2 खंडों में प्रकाशित हुई। प्रथम खंड में ब्रिटिश शासन की प्रारंभिक काल का वर्णन था। द्वितीय खंड में विक्टोरिया के शासन काल का वर्णन था। जैसा कि हम लोग जानते हैं, जो ब्रिटिश शासन काल है वो 2 भागों में डिवाइड किया जाता है। एक है 1857 तक का, दूसरा खंड है 1858 के बाद। 1857 तक जो था वो कंपनी का शासन था। 1858 के बाद जो ब्रिटिश महारानी थी उनके अंतर्गत पूरा भारत आ गया था, उनके शासन के अंतर्गत। तो ये 2 खंड था। उनकी जो दूसरी सबसे प्रसिद्ध पुस्तक थी वो थी फेमिन्स इन इंडिया, यानी भारत में अकाल। इस पुस्तक में उन्होंने भारतीय कृषि और भारतीय किसानों का सजीव वर्णन किया। उस समय बहुत सारे अकाल पड़ते थे। इस पुस्तक की प्रशंसा लॉर्ड कर्जन ने भी की थी। लॉर्ड कर्जन जो भारत के गवर्नर जनरल रहे थे, शायद 1899 से 1905-06 के आसपास तक रहे थे। आरसी दत्त एक राष्ट्रवादी विचारक थे। इनकी जो 23वीं पुस्तक है वो है इंडिया इन द विक्टोरियन एज, यानी महारानी विक्टोरिया के शासनकाल में भारत। इसमें इन्होंने भारत की भौतिक दशा का वर्णन किया है। भारत की भौतिक दशाएं क्या है। इसके अलावा इसी में उन्होंने भारत की प्रति व्यक्ति आय का मापन किया है, जो उस समय 30 रुपये वार्षिक थी। इन्होंने उस समय जो प्रति व्यक्ति आय 30 रुपये वार्षिक थी वो काफ़ी कम प्रति व्यक्ति आय है। इसके कारणों की चर्चा थी। इसके कारणों में उन्होंने बताया भारत में जो समय समय पर अकाल पड़ते हैं, इसके कारण प्रति व्यक्ति आय काफ़ी कम है। अब हम लोग आरसी दत्त के प्रमुख आर्थिक विचारों का अध्ययन करेंगे। आरसी दत्त के आर्थिक विचारों का अध्ययन हम लोग 6 शीर्षकों के अंतर्गत करेंगे। पहला है भारतीय कृषि की दुर्दशा, यानी जो भारतीय किसान और कृषि थी उसकी बहुत बुरी स्थिति थी, उसकी चर्चा करेंगे। दूसरा, जो भारत में उद्योग धंधे थे उनका कैसे पतन हुआ। तीसरा है भारत में गरीबी या निर्धनता के क्या क्या कारण है। चौथा, भारत की भौतिक स्थिति। पांचवा है माल गुजारी संबंधी, माल गुजारी मतलब उस समय जो कृषि पर कर लगता था। छठा है प्रशासनिक व्यय में कमी संबंधी विचार। तो अब हम लोग उनके पहले विचार का अध्ययन करेंगे, जो है भारत में कृषि की दुर्दशा। क्योंकि भारत एक
कृषि प्रधान देश है, तो जब तक भारत में कृषि की दशा में सुधार नहीं हो जाता है तब तक भारत आर्थिक उन्नति नहीं कर सकता है। तो वो कहते हैं कि अगर भारत में कृषि में सुधार होता है तो इससे जो करोड़ों किसान हैं, यानी खेती से जुड़े करोड़ों किसान हैं, उनको प्रत्यक्ष रूप से लाभ होगा। इसके साथ साथ लघु एवं कुटीर उद्योगों का भी विकास होगा, क्योंकि लगभग जितने उस समय लघु एवं कुटीर उद्योग थे वो किसी न किसी रूप में कृषि से संबंधित थे। कच्चा माल उनको खेती से ही मिलता था। उन्होंने कहा कि भारत में जो कृषि अर्थव्यवस्था पिछड़ी है, इसका कारण क्या है? अंग्रेजों की शासन व्यवस्था। अंग्रेजों की जो शासन व्यवस्था है, इसके कारण भारत की कृषि पिछड़ी है। वो बताते हैं कि अंग्रेजों द्वारा कृषि पर बहुत ज़्यादा ही अनिश्चित और अन्यायपूर्ण कर का मतलब कर की दर बहुत ज़्यादा है, जिससे भारत की कृषि पिछड़ी हुई है। उन्होंने कहा कि भारत की कृषि में अगर सुधार करना है तो सबसे पहले भूमि कर की दर को कम करना पड़ेगी, यानी जो कृषि में लगान है या भूमि कर है उसकी दर में कमी करना होगा। इसके अलावा सिंचाई व्यवस्था में सुधार करना पड़ेगा। तीसरा वो क्या कहते हैं कि माल गुजारी की अस्थाई प्रथा संबंधी विचार उनका है। उस समय क्या था कि जो किसान थे, किसान जमीन के वास्तविक मालिक नहीं होते थे। जो माल अस्थाई बंदोबस्त था उसके अंतर्गत जो जमींदार होते थे उन्हीं को भूमि का मालिक बना दिया जाता था। उसके बाद किसानों से वह कर वसूलते थे। कर वसूल के लगभग 1/11 भाग खुद रखते थे और 10/11 भाग अंग्रेजों को देते थे। तो कभी कभी वह लोग बहुत ज़्यादा कर वसूलते थे। अगर कोई किसान कर नहीं दे पाता था तो उससे क्या करते थे, उससे भूमि से बहिष्कृत कर देते थे। वह अगला कहते हैं कि जो भूमि का बंदोबस्त अस्थायी है उसको 30 वर्ष के लिए या 30 वर्ष से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए, उस पर विचार किया जाना चाहिए। अगर कोई जमींदार अच्छे से नहीं कर रहा है तो उससे भूमि वापस ले लेनी चाहिए, या अगर किसानों का शोषण कर रहा है। इसी तरह से भूमि के कर से जो राशि प्राप्त हो रही है उसको कृषि विकास में खर्च करना चाहिए। इसी तरह से लगान की जो दर है उसको कम किया जाना चाहिए, क्योंकि उस समय जो लगान की दर थी वो 40 से 50% थी, कहीं कहीं पर 60% था। उसे कम करना चाहिए और नियंत्रित करने का उन्होंने सुझाव दिया। अगर हम लोग देखें तो आज भी किसी देश में कृषि सुधार के लिए आरसी दत्त के विचार आधुनिक समय में भी प्रासंगिक है। फिलहाल आरसी दत्त ने जो जो सुझाव दिए थे आज़ादी के बाद लगभग सारे चीज़ें भारत में मान ली गई थी। दूसरा उनका जो विचार है वो है उद्योगों का पतन। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि भारत पहले लघु एवं कुटीर उद्योगों के रूप में बहुत ही प्रसिद्ध था। यहाँ की बस्तियाँ, बनी बनाई बस्तियाँ विदेशों में बहुत फेमस थी। तो लेकिन अंग्रेज आए तो भारतीय उद्योग धंधों का पतन हो गया। तो जो भारतीय उद्योग धंधों का पतन हुआ, इस पर जो सबसे पहले बात की उसका श्रेय आरसी दत्त को ही जाता है। यानी भारतीय उद्योग धंधों के पतन के कारणों पर जो सबसे पहले चर्चा की वो आरसी दत्त ने की। तो अंग्रेजों के आने से पूर्व भारत में जो उद्योग धंधे थे वह बहुत विकसित अवस्था में, विशेष रूप से लघु एवं कुटीर उद्योग, वस्त्र उद्योग जो थे वो बहुत विकसित अवस्था में थे और भारत एक खुशहाल देश था। लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी आई तो ऐसा क्या हुआ कि भारत जो पहले वस्त्रों का निर्यातक था, वस्त्रों का आयातक हो गया। तो इसका जो कारण है वो था अंग्रेजों की नीति। आगे हम लोग उसकी चर्चा करेंगे। तो ईस्ट इंडिया कंपनी क्या करती थी, भारत से कच्चा माल बहुत कम कीमत पर खरीदती थी और अपना निर्मित माल बहुत ऊंची कीमत पर बेचती थी। हुआ यूँ कि 1776 में के आसपास इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति हो गई। औद्योगिक क्रांति का मतलब है कि जो पहले उत्पादन हाथ से होता था अब वो उत्पादन मशीन से होने लगा। स्वाभाविक है, एक आदमी जितना काम करेगा मशीन उससे कई गुना अधिक, यानी कई आदमियों का काम मशीन करने लगेगी। तो मशीन जब ढेर सारा उत्पादन करेगी उसको बेचने के लिए बाजार की ज़रूरत होगी। तो ब्रिटेन की जनसंख्या उतनी ज़्यादा थी नहीं कि वो सारा माल अपने देश में बेच सके, उसे बाजार की आवश्यकता थी। तो भारत से अच्छा बाजार उसको कहाँ मिल सकता था। तो उन्होंने इसके लिए एक स्ट्रेटजी अपनाई। उन्होंने क्या किया कि जो भारत में हस्तकरघा या हाथ से बने
वस्त्र थे जो इंग्लैंड में निर्यात होने के लिए जाते थे, उन पर कर की दर बहुत ज़्यादा लगा थी। उसके अलावा जो इंग्लैंड से भारत बेचने के लिए सामान आते थे, वस्त्र आते थे, उन पर कर की दर नहीं लगाए। इससे क्या हुआ कि भारत के वस्त्र बहुत इंग्लैंड में महंगे हो गए और इंग्लैंड के वस्त्र भारत में सस्ते हो गए। इससे भारतीय जो उत्पादक थे उनकी धीरे धीरे स्थिति खराब होती गई। पहली बात तो मशीन से उत्पादन कर रहे हैं, उनकी कास्ट कम आ रही है। भारत के जो हाथ से बने वस्त्र होते थे वो थोड़ा महंगे होते थे। दूसरा, उसी पे कर भी लगा दिए गए, जिससे भारतीय उद्योग धंधों का पतन हो गया। तो इसमें कौन कौन से पॉइंट है? तो पहली बात तो जो मशीनों से बने विदेशी सामान थे वो क्या, उनकी प्रतियोगिता भारतीय उद्योग धंधे नहीं कर पाए। क्यों? क्योंकि भारत में हाथ से सामान बनाए जाते थे। दूसरा, भारतीय उद्योगों को किसी प्रकार का संरक्षण नहीं था। संरक्षण का मतलब कि जो ब्रिटिश सामान बन के आते थे, अगर भारत की सरकार रहती तो वहाँ के सामानों पर क्या करती? टैक्स लगा देती। अगर मान लीजिए 10 रुपये का सामान है, 5 रुपये का टैक्स लगा देती तो 15 रुपये में आता। इससे क्या होता कि भारत वाले सामान अपना बना के आराम से बेच सकते थे। इसकी प्रतिक्रिया स्वरूप क्या हुआ? भारतीय उद्योग धंधे जो थे वो धीरे धीरे समाप्त हो गए। क्यों समाप्त हो गए? क्योंकि ब्रिटेन का सामान यहाँ पर आता, आराम से वो सस्ता सामान बन जाता तो बेचते। तो इसके अलावा भारत कच्चे माल का उत्पादक देश बन गया। जब भारतीय लोग उत्पादन नहीं करेंगे तो कपास का उत्पादन होगा, कपास से कपड़ा बनता है। जब भारतीय कारीगर नहीं खरीदेंगे तो कपास कौन खरीदेगा? ब्रिटेन। तो क्या हुआ? आरसी दत्त कहते हैं कि भारत कपड़े का जो प्रमुख निर्यातक देश था। सोचो, अंग्रेज व्यापार करने आए थे तो यहाँ से मुख्य रूप से मसाले और सूती वस्त्र यही चीज़ें ले जाते थे। लेकिन क्या हुआ? अंग्रेजों की गलत नीतियों के कारण अब भारत कपड़ों का आयातक देश बन गया। जो भारत ब्रिटेन कपड़े भेजता था, यानी ब्रिटेन के कपड़े पहनाता था, ब्रिटेन से कपड़े भारत में आने लगे। तो इसको आंकड़ों द्वारा आरसी दत्त पुष्ट करते हैं कि 1813 तक कलकत्ता बंदरगाह से लगभग 2 मिलियन पाउंड का सूती वस्त्र इंग्लैंड में निर्यात किया जाता था। लेकिन 1830 आते आते लगभग 2 मिलियन से अधिक का कपड़ा उसी पोर्ट से आयात किया जाने लगा। तो वो आगे बताते हैं कि इंग्लैंड से सूती वस्त्रों का आयात 1823 से प्रारंभ हुआ। यानी इसके पहले 1823 से पहले हम लोग इंग्लैंड में निर्यात करते थे। 1824 में 1,21,000 पाउंड वजन का सूती वस्त्र भारत आया, जो 1828 में बढ़कर 4 लाख पाउंड हो गए। आरसी दत्त आगे बताते हैं कि भारत 19वीं शताब्दी तक कताई, बुनाई और हस्तकरघा उद्योग जो थे वो भारतीय अर्थव्यवस्था के मुख्य आधार थे। ढाका का जो मलमल था, मलमल यानी रेशमी साड़ी, वो पूरी दुनिया में प्रसिद्ध थे, ढाका के मलमल। लेकिन क्या हुआ? अंग्रेजों की जो गलत नीतियाँ थी उसके कारण सूती वस्त्र उद्योगों के साथ साथ अन्य जो उद्योग थे वो सारे समाप्त हो गए। आरसी दत्त का सुझाव था कि अंग्रेजों को भारत में ऐसी नीति बनानी चाहिए जिससे वह उद्योग धंधों में आत्मनिर्भर हो सके, यानी जिससे भारतीय उद्योग धंधे आत्मनिर्भर। जो अगला विचार है आरसी दत्त का है वो है भारत की निर्धनता के कारण। भारत में गरीबी किन किन कारणों से है? तो आरसी दत्त ने भारत के गरीबी के कारणों पर प्रकाश डाला। पहला वो जो कारण बताते हैं कि अंग्रेजों ने भारत पर अनावश्यक रूप से करारोपण यानी बहुत ज़्यादा टैक्स लगाते थे। स्वाभाविक है, जब हमारे ऊपर टैक्स लगाया जाएगा तो हमें कर के रूप में पैसा सरकार को देना होगा, तो हमारे पास कम पैसा बचेगा तो हम गरीब हो जाएंगे। और क्या है दूसरा कारण बताते हैं, जो कृषि और किसानों की दशा थी वो दिन ब दिन खराब होती जा रही थी। क्यों खराब होती जा रही थी? क्योंकि सिंचाई सुविधाओं का अभाव था, कोई भी सिंचाई की सुविधा नहीं थी। उसके बाद कृषि में सुधार की चिंता किसी की नहीं थी, जिससे कृषि की स्थिति खराब होती जा रही थी। जब कृषि की स्थिति खराब होगी तो उसी पर बेस्ट लघु एवं कुटीर उद्योग धंधे थे वो भी समाप्ति की ओर बढ़ गए। जब खेती की स्थिति गड़बड़ है, उसके बाद कोई उद्योग धंधे नहीं है तो बेरोजगारी होगी। जब बेरोजगारी होगी, लोगों को काम नहीं मिलेगा तो लोगों के पास पैसा नहीं आएगा तो गरीबी होगी ही।
इसके अलावा उद्योग धंधे नष्ट होंगे, निर्यात घट जाएगा। निर्यात का मतलब हम अपना सामान दूसरे देश में नहीं बेच पाएंगे। जब दूसरे देश में सामान नहीं बेच पाएंगे तो हमें पैसे की प्राप्ति नहीं होगी, गरीबी बढ़ेगी। दूसरा, देश में बार बार अकाल पड़ते थे। अकाल पड़ने का मतलब सूखा पड़ गया, उत्पादन नहीं हुआ, लोग खाने के लिए मरने लगे। ज़्यादा बारिश हो गई, बाढ़ आ गई, अनाज नहीं पैदा हुई, लोग भूखों मरने लगे। इस स्थिति को अकाल कहते थे। उनका जो अगला पॉइंट है वो है भारत की भौतिक स्थिति। आरसी दत्त बताते हैं कि भारत भौतिक संसाधनों से एक संपन्न देश होते हुए भी एक गरीब देश है। भौतिक संसाधनों से संपन्न का मतलब भारत में इतनी उपजाऊ भूमि है, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र का मैदान, गंगा का मैदान और सिंधु का मैदान, उधर पाकिस्तान से लेकर इधर बांग्लादेश तक पूरा समतल मैदान दुनिया का सबसे उपजाऊ मैदान है, जहाँ पर नदियाँ इसको हर बार उपजाऊ मिट्टी लाकर सींचती हैं। इस चीज़ का, लेकिन भारत एक गरीब देश हो गया था। क्यों हो गया था? अंग्रेजों की नीतियों के कारण। इस चीज़ का विवरण उन्होंने इंडिया इन द विक्टोरियन एज यानी विक्टोरिया के काल में भारत इस किताब में दिया है। कोई प्रति व्यक्ति आय का आकलन करते हैं कि कहते हैं कि भारत में प्रति व्यक्ति आय सिर्फ 30 रुपये वार्षिक है। प्रति व्यक्ति आय कम होने के कारणों की जब वो चर्चा करते हैं, बताते हैं कि भारत में समय समय पर अकाल पड़ते हैं, जिसके कारण प्रति व्यक्ति आय बहुत कम है। तो आगे कहते हैं कि अकालों से निपटने के लिए खाद्यान्न उत्पादन बढ़ाना होगा। खाद्यान्न उत्पादन बढ़ाने का मतलब कि उत्पादन हमें इतना करना होगा कि अगर एक आध साल सूखा बाढ़ पड़ भी जाए तो हम लोग उससे निपट सके। आप लोग कल्पना कीजिए, उस समय भारत की जनसंख्या मुश्किल से 25-30 करोड़ रही होगी। अगर आज के समय में हम लोग बांग्लादेश, पाकिस्तान और भारत की जनसंख्या मिला लें तो भारत की 140-45 करोड़ है, 20-25 करोड़ बांग्लादेश और 180-90 करोड़ है। आज हम उसी भूमि पर 180-90 करोड़ लोगों के लिए अनाज का उत्पादन कर रहे हैं। उसके बाद हमारे पास अनाज अतिरिक्त भी बच जा रहा है। उस समय सिर्फ 25-30 करोड़ लोगों के खाने भर का हम लोग अनाज पैदा नहीं कर पाते थे। तो आप लोग देख लीजिए सरकार की नीतियों का कितना प्रभाव पड़ता है। जो नेक्स्ट विचार है वो मालगुजारी संबंधी विचार है। मालगुजारी का मतलब है कृषि पर जो टैक्स लगता है उसे मालगुजारी कहते हैं। ये मुगल काल की शब्दावली होगी संभवतः। तो आरसी दत्त ने अंग्रेजों की मालगुजारी नीति की उन्होंने आलोचना की। तो क्या कहते हैं कि जो मालगुजारी की दर है वो बहुत अधिक है, यानी कर की दर बहुत अधिक। आप लोगों को पहले ही बता चुके हैं, कुछ समय 40 से 50% तक कर या 30% तक कर रहता था। यानी अगर कोई किसान 10 कुंटल पैदा कर रहा है तो उसको 1/3 या आधा 5 कुंटल या 3-4 कुंटल कर के रूप में देना होगा। सोचो, अगर आप लोग किस कृषक घर से हैं, आप जितना पैदा करते हैं आधा सरकार को देना पड़े तो कैसा फील होगा। आगे वो बताते हैं कि मालगुजारी की दर बहुत अधिक है, तो गरीब किसान इसके भार को सह नहीं पाता। इसलिए भार को नहीं, जिस साल उत्पादन हो गया उस साल तो दे दिया। उसमें दिक्कत ये थी कि अगर किसी साल अकाल पड़ गया, सूखा पड़ गया, उत्पादन नहीं हुआ, तब भी कर देना पड़ता था। तो उन्होंने घूम कर की आलोचना की, कही कि कर की दर बहुत अधिक है जो कष्टप्रद है। इसके साथ साथ ये अनिश्चित भी है, इसमें हमेशा बढ़ोतरी होती रहती थी। कब जमींदार कितना कर वसूल ले इसकी कोई लिमिट नहीं थी। तो जो कर की अधिकता और अनिश्चितता थी, इसके कारण किसान कृषि सुधार नहीं कर पा रहा था। कृषि सुधार कब करोगे आप? खेती में सुधार कब करोगे? जब आपके पास कुछ अतिरिक्त बचेगा, मतलब अतिरिक्त कुछ बचेगा। जब सारा ज़्यादा से ज़्यादा कर ही दे रहे हो, आपके पास कुछ बच ही नहीं रहा, खेती में सुधार कैसे करोगे? इससे क्या होगा? आपकी भूमि की स्थिति खराब होती जाएगी। भूमि की स्थिति खराब हो जाएगी तो कृषि उत्पादन भी कम होने लगेगा। इनका जो अगला विचार है वो प्रशासनिक व्यय के संबंध में विचार है। प्रशासनिक व्यय के संबंध में, प्रशासनिक व्यय से मतलब है कि सरकार चलाने के लिए जिन खर्चों को किया जाता है वो प्रशासनिक व्यय है। यानी जैसे पुलिस पर, उसके बाद जितने ऑफिस कर्मचारी, ये सब व्यय होते हैं वो प्रशासनिक व्यय है। तो ये बताते हैं, वह मतलब आरसी दत्त कहते हैं कि अंग्रेजों द्वारा भारतीयों पर अनेक प्रकार के कर लगाए जाते हैं। ठीक है, उसके बाद जो कर से प्राप्त आय होती है, कर लगाने पर उसका
खर्चा जो है वो भारत के विकास संबंधी कार्यों में नहीं किया जाता। विकास संबंधी कार्यों का मतलब नहर बना दो, खेतों की सिंचाई हो सके, इसके अलावा सड़क बना दो, स्कूल, हॉस्पिटल, इन चीज़ों पे खर्च नहीं किया जाता। किस पर खर्च किया जाता है? प्रशासनिक, यानी अधिकारियों, कर्मचारियों पर ही सारा पैसा खर्च किया जाता है। तो प्रशासनिक व्यय में लगातार अंग्रेजों की वृद्धि हो जा रही है। प्रशासनिक व्यय में वृद्धि होगी तो वो क्या करेंगे? हाँ, तो प्रशासनिक व्यय में अगर वृद्धि होगी तो पैसा कहाँ से आएगा? उसके लिए मालगुजारी की दर, यानी जो कृषि पर कर है उसको अधिक करना पड़ेगा, क्योंकि उस समय आय का मुख्य स्रोत कृषि है। इससे क्या होगी? भारतीय अर्थव्यवस्था पर और अधिक बोझ पड़ेगा और उसमें कोई सुधार नहीं हो पाएगा। आरसी दत्त आगे बताते हैं कि भारतीयों को जो कर देने की क्षमता है, करदान क्षमता मतलब कर के भुगतान की क्षमता है, वो बहुत ज़्यादा नहीं है। क्यों? क्योंकि सारा कर खेती पे लगा रहे हैं, खेती से उत्पादन नहीं हो पा रहा है, वो अपने परिवार का पालन पोषण कर सके। तो इसके अलावा कर की दर जो है वो बहुत ज़्यादा है। अब कर की दर ज़्यादा है तो भारतीयों के साथ एक तरह से कर की दर अन्यायपूर्ण तरीके से है। वह प्रशासनिक व्यय संबंधी जो सुधार की बात करते हैं तो कहते हैं कि सरकार को प्रशासनिक व्यय में कमी करनी चाहिए। उसके बाद जो कर से आय प्राप्त हो उसको कृषि और उद्योगों में खर्च करे, जिससे कृषि और उद्योगों का विकास हो सके। इससे क्या होगी? भारतीयों की दशा में सुधार होगा। और हम लोग आरसी दत्त के आर्थिक विचारों का मूल्यांकन करेंगे। जैसा कि आप लोगों को पहले ही बता चुके हैं कि आरसी दत्त एक राष्ट्रवादी विचारक थे। उनका उद्देश्य क्या था? उनका उद्देश्य था कि भारतीय जो कृषि है और भारतीय किसान जो है, इन दोनों की दशा में सुधार होना चाहिए। इसके अलावा आर्थिक और राजनैतिक सोच जो है वही भारतीय अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ कर सकती है। इसके अलावा वो मालगुजारी जो प्रथा थी उसको समाप्त करना या उसमें सुधार करना चाहते थे। वो चाहते थे कि कर की दर ऐसी हो जो किसानों को कम से कम कष्ट दे, यानी कर की दर ऐसी हो जो किसानों के लिए कष्टकारी ना हो। इसके अलावा भूमि कर की जो दर है उसको कम से कम किया जाए। उनके विचारों से क्या हुआ? उनके विचारों ने बंगाल में एक जन आंदोलन का रूप धारण कर लिया और अंग्रेजों को कृषि सुधार पर सोचने के लिए बाध्य किया। बस आरसी दत्त के विचार यहाँ पर समाप्त होते हैं। आप लोगों की क्लास कैसे लगी आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, क्योंकि प्रत्येक क्लास तैयार करने में हमें काफ़ी मेहनत करनी पड़ रही है। अगर आप लोगों को क्लास से कुछ फ़ायदा हो रहा हो तो हम तो क्लास कंटिन्यू करेंगे। अगर आप लोगों को इसकी PDF चाहिए तो आप लोग टेलीग्राम से जुड़ जाएंगे, लिंक हम आप लोगों को शेयर कर देंगे, तो वहाँ से आप लोगों को इसकी PDF मिल जाएगी और भी स्टडी मटेरियल कोई सूचना होगी वहाँ पर उपलब्ध करा दी जाएगी। धन्यवाद।